हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं विद्युत चैप्टर का वन शॉट। चलिए स्टार्ट करते हैं विद्युत चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है उसको हम लोग पहले जान लेते हैं। पहला पढ़ना है आवेश, दूसरा पढ़ना है विद्युत धारा, विद्युत धारा। तीसरा आपको पढ़ना है विभव या विभवांतर, विभव या विभवांतर, विभव और विभवांतर। चौथा आपको पढ़ना है ओम का नियम, ओम का नियम। ओम एक वैज्ञानिक था बच्चों, ठीक है। अब चौथा आपको पढ़ना है प्रतिरोधक, प्रतिरोधक और प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। चौथा आपको पढ़ना बच्चों प्रतिरोधक का संयोजन, प्रतिरोधक का संयोजन। और लास्ट में आपको बच्चों पढ़ना है विद्युत उष्मा, विद्युत उष्मा और विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति। ठीक है बच्चों, विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा, ये सभी आपको लोग को पढ़ना है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आवेश से। ठीक है बच्चों, आवेश से सबसे पहला हेडिंग डालते हैं हम लोग आवेश। आवेश क्या होता है? आवेश को बच्चों हम लोग कहते हैं चार्ज। चार्ज मतलब आवेश, आवेश ही चार्ज है। तो चार्ज क्या होता है? वो कोई बॉडी का, कोई भी पदार्थ का आंतरिक गुण होता है जिसके कारण वह किसी दूसरे बॉडी को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, उसी को हम लोग चार्ज कहते हैं। देखिए ये चार्ज होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। चार्ज दो प्रकार का, एक प्लस चार्ज जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, एक माइनस चार्ज जिसको नेगेटिव चार्ज कहते हैं। प्लस को हम लोग कहते हैं धन आवेश, मतलब धनात्मक चार्ज। क्या होता है? धनात्मक चार्ज। और ये होता है ऋणात्मक चार्ज, ऋणात्मक, धनात्मक है वो ऋणात्मक चार्ज। देखिए धनात्मक चार्ज कौन होता है? जिस पर प्लस चार्ज हो। ऋणात्मक चार्ज कौन होता है? जिस पर माइनस चार्ज हो। अब यहाँ इसका गुण देखते हैं, क्या चार्ज का गुण। गुण क्या होता है? दो समान चार्ज, दो समान चार्ज आपस में जो है वो प्रतिकर्षित करते हैं। क्या? प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित मतलब मान लीजिए एक प्लस चार्ज है, एक दूसरा प्लस चार्ज। ठीक है बच्चों, ये दोनों चार्ज आपस में कभी नहीं सटेगा, इस तरह कभी नहीं सटेगा। क्या? दूर भागना चाहेगा, दूर भागना चाहेगा। और लेकिन दूसरा माइनस माइनस, ये भी यदि समान चार्ज हो, देखिए दो समान चार्ज आपस में प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब ये दोनों को दूर भगाना चाहेगा, दूर भगाना चाहेगा। इसको इधर ठेलेगा और ये इसको इधर ठेलेगा। और देखिए ये जो माइनस चार्ज है, ये भी माइनस चार्ज है, दोनों माइनस है, समान चार्ज है यहाँ पर भी, मतलब ये भी इसको इधर ठेलेगा, ये भी इसको इधर ठेलेगा। ठीक है बच्चों, इसका दो एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पे प्लस प्लस रहे या प्लस माइनस रहे। अब देखते हैं हम लोग अगला। अगला क्या है? असमान चार्ज, असमान चार्ज। असमान चार्ज क्या होता है बच्चों? आसमान चार्ज आपस में करते हैं आकर्षित, आकर्षित मतलब दो अलग अलग चार्ज। आसमान मतलब दो अलग, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। अब देखिए जब दो अलग अलग चार्ज रहेगा तो ये दोनों आपस में जुड़ना चाहेगा। ठीक है, आपस में जुड़ना चाहेगा, मतलब ये दोनों अट्रैक्ट होगा एक दूसरे की तरफ। और यहाँ पर दोनों क्या था? अलग अलग था, तो दोनों क्या कर रहा था? ये इसको उधर धक्का दे रहा था और ये इसको इधर धक्का दे रहा था, दोनों रिपेल हो रहा था। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं चार्ज को हम लोग लिखते हैं किससे? तो चार्ज देखिए, चार्ज जो है आवेश, ये आवेश को हम लोग सी से लिखते हैं। ठीक है, आवेश को हम लोग क्यू से लिखते हैं। ठीक है, और क्यू जो होता है उसके बराबर क्या होता है? क्यू बराबर होता है एन ई, क्यू बराबर एन ई। यहाँ एन और ई क्या बच्चों? देखिए कोई भी बॉडी में कितना चार्ज है उसको निकालने के लिए उस बॉडी में कितना इलेक्ट्रॉन है उसको पता करना पड़ेगा पहले, और उसके बाद उसका एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज से गुना करना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए एक बॉडी है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हम लोग जानना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन में बच्चों 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम चार्ज होता है। कूलम क्या है? ये कूलम है आवेश का एस आई मात्रक, आवेश का एस आई मात्रक है कूलम, एस आई मात्रक है कूलम। ठीक है, और यही कूलम को हम लोग सी से लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। तो यहाँ पर देखिए क्यू कैसे निकालेंगे? मतलब इस पर टोटल चार्ज कितना है? तो इस पर टोटल है 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब 5 गुना कितना हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है? कितना? 1.6 गुना 10 के पावर -19। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ जो 5 का इलेक्ट्रॉन का नंबर है, टोटल नंबर कितना? 5। तो इसी को हम लोग लिखते हैं एन, और 1.6 गुना 10 टू द पावर -19 ये क्या है? ये है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। यहीं से बना ये फॉर्मूला क्यू बराबर एन ई। क्या है? क्यू बराबर एन ई। अब देखिए बच्चों हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या? आवेश हो गया खत्म, आवेश हो गया खत्म। अब हम लोग देखते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। ठीक है, वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब अगला है विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होता है? अभी अभी हमने पढ़ा है कि चार्ज क्या होता है। तो देखिए विद्युत धारा को हम लोग आई से लिखते हैं। ठीक है, आई से। विद्युत धारा क्या होता है? ये चार्ज था, जो आवेश था, उसी के प्रवाह की दर को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। ये क्या है? आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। देखिए आवेश को हम लोग लिखते हैं किससे? क्यू से। और प्रवाह की दर मतलब, दर मतलब समय। ठीक है, और प्रवाह की दर मतलब इसके समय से भागा देने पर। ठीक है बच्चों, आवेश के प्रवाह की दर मतलब किसी टी टाइम में मान लीजिए कोई क्या है? तार है, इसमें जा रहा है विद्युत धारा आई। ठीक है, तो आई बराबर कितना होगा? कोई पॉइंट पर निकालना होगा, मान लीजिए ये पॉइंट पर विद्युत धारा, तो ये पॉइंट पर कितना चार्ज पार हो रहा है टी समय में, वही विद्युत धारा है। यही क्या है? विद्युत धारा। मतलब विद्युत धारा क्या है? क्यू बटा टी है, आवेश के प्रवाह की दर है बच्चों। अब देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए क्या है? यहाँ पर जो 10 इलेक्ट्रॉन 10 कूलम चार्ज जो है वहां पर प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, कितना समय में? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में, टी इक्वल टू 1 सेकंड में 10 कूलम चार्ज हो रहा है प्रवाहित, मतलब Q इक्वल टू 10 कूलम। तो यहाँ पर कितना विद्युत धारा हो जाएगा? तो हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है? विद्युत धारा। और विद्युत धारा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला Q बटा टी। तो देखिए Q बराबर यहाँ 10 है, तो टी का मान है 15, टी का मान है 1 सेकंड, 15 नहीं 1 सेकंड। ठीक है,
1 सेकंड, तो यहाँ पर नीचे 1 लिख दिए, तो इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, कितना आएगा 10 आएगा, मतलब विद्युत धारा जो है आपको कितना आया 10 एम्पियर। ये एम्पियर क्या है बच्चों, जिस प्रकार आवेश का ऐसा मात्रक था कूलम, एम्पियर जो है किसका ऐसा मात्रक है, ये जो एम्पियर है इसका ऐसा मात्रक है, किसका, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर है। अब देखिए बच्चों हम लोग विद्युत धारा को भी समझ चुके हैं, अब आते हैं हम लोग अगला टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या हम लोग का, विभवांतर या विभव, ठीक है। अब आते हैं विभवांतर और विभव पर। अब देखिए विभवांतर, अगला टॉपिक आते हैं विभवांतर या विभव। सबसे पहले हम लोग विभव समझते हैं बच्चों। विभव क्या होता है, तो विभव जो है वो कोई भी +1 कूलम आवेश को कहां से, अनंत से कोई पॉइंट पर लाने में जितना हमको कार्य करना पड़ता है वही क्या है, वही विभव है। मतलब विभव जो होता है वो भी से लिखा जाता है, ठीक है बच्चों। तो भी बराबर कितना आ गया आपका W/Q। क्यू क्या है, ये चार्ज, +1 कूलम चार्ज, ठीक है बच्चों। मतलब W कितना, +1 कूलम चार्ज को कहां से, अनंत से लाने में जितना वर्क करना पड़ा, जितना W क्या कार्य है, वर्क मतलब कार्य करना पड़ा, उसी को हम लोग कहते हैं विभव। और होता है विभवांतर। विभवांतर क्या होता है बच्चों, कोई 2 पॉइंट है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर है विभव आपका 220 वोल्ट और यहाँ पर है आपका 200 वोल्ट। तो विभवांतर क्या है, किसी 2 पॉइंट के बीच के विभव का अंतर, मतलब 220 - 200 बराबर 20 आ गया। तो ये जो विभव का अंतर है ये क्या है, विभवांतर है। विभव का अंतर को कहते हैं किसी 2 पॉइंट के बीच के विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसको एक रियल लाइफ से समझते बच्चे। देखिए रियल लाइफ से क्या, मान लीजिए ये है बिजली का तार, ठीक है। अब बिजली का तार में आपने क्या किया, यहाँ पर लटक गया इस तरह, ठीक है। अब पता चलेगा आपको कि करंट मार्ग नहीं कर रहा, आपको तो पता है कि तार में लगने से करंट मारता है, लेकिन आपको नहीं मार रहा है। इसका कारण क्यों है, क्योंकि इसका जो विभव है ये 220 वोल्ट, इसमें आपको पता है 220 वोल्ट, इसका जो है 220 वोल्ट आपके शरीर में आ गया है, लेकिन यहाँ पर विभव में अंतर नहीं हुआ है। तो जब तक विभव में अंतर नहीं होगा तब तक यहाँ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। जब तक विभव में अंतर नहीं होगा तब तक विद्युत धारा प्रवाह ही नहीं होगा। तो जब विद्युत धारा प्रवाह ही नहीं होगा, यहाँ पर करंट आएगा ही नहीं, तो आपको करंट मारेगा कैसे। इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या, ये समतल जमीन, यहाँ पर हम लोग पानी क्या किए, यहाँ उझल दिए, ठीक है, पानी उझल दिए। अब आपको देखिए यदि जमीन समतल है पानी वहीं पर अड़ने लगेगा, लेकिन मान लीजिए जमीन थोड़ा क्या है टेढ़ा इस तरह का, ठीक है। यहाँ पानी उछलेंगे आप तो क्या होगा, इधर नीचे से चला जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण में अंतर है, यहाँ ज्यादा गुरुत्वाकर्षण यहाँ कम है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है यहाँ अंतर आया तभी पानी फ्लो किया। इसी प्रकार यहाँ पर जब विभव में होगा क्या अंतर, देखिए इसमें 220 वोल्टेज का आपका करंट है, आपका शरीर में भी 220 वोल्टेज आ गया, लेकिन एक करंट फ्लो नहीं किया। कब, जब आप इसमें लटक, क्यों, क्योंकि आपके विभव में अंतर नहीं है। जो यहाँ पर विभव 220 वोल्ट, आपका भी 220 वोल्ट ही आ गया। करंट कब फ्लो करता है, जब आप जमीन से क्या हो, टकराओ, जमीन से किसी से कॉन्टेक्ट हो, कोई तार से, कोई लोहा का छड़ से, तब क्या होगा, ये लोहा का छड़ होता है विद्युत का सुचालक, मतलब जो जमीन का विभव होता है वो होता है 0, ठीक है, मान लीजिए 0, ऐसा होता है 220। अब आ गया क्या, विभव में अंतर। तब विभव में जब अंतर होगा तो ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगेगा और आपको जोर का झटका मारेगा, ठीक है। तो देखिए आप समझ गया विभव और विभवांतर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ओम का नियम में। अब आते हैं ओम का नियम में। एक चीज बच्चों और हम लोग समझ लेते हैं, एक चीज और क्या है, ये जो विभवांतर है, विभव है, इसको हम लोग मापते किससे, इसका जो SI होता है, इसका ये SI मात्रक पहले समझते हैं, ठीक है। ये SI मात्रक क्या होता है, देखिए वर्क का जो होता है, कार्य का होता है जूल, और क्यू का भी पढ़े हम लोग कूलम होता है, क्या होता है कूलम। तो इसका क्या होगा, जूल पर कूलम, और इसी को हम लोग कहते हैं वोल्ट, इसी को कहते हैं वोल्ट कहते हैं, ठीक है, वोल्ट। इसको हम लोग भी से लिखते हैं। और अब हम लोग आते हैं इसका विभवांतर का मापते कैसे, विभवांतर को मापते कैसे है, तो इसको वोल्ट मीटर से मापते हैं, किससे, वोल्ट मीटर से मापते हैं। और इसी प्रकार विद्युत धारा को हम लोग किससे मापते हैं, विद्युत धारा को एम मीटर से मापते हैं, इसको एम मीटर से मापते हैं, ठीक है। विद्युत धारा को एम मीटर से और वोल्टेज को हम लोग वोल्ट मीटर से मापते हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए हम लोग आते हैं ओम के नियम में, देखते हैं ओम का नियम क्या है ओम का नियम। ये जो ओम चचा है, कौन, ओम चचा, इसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया और वो क्या किया, एक निश्चित तापमान पर क्या किया, विद्युत धारा प्रवाह किया कोई परिपथ में, और उसने क्या देखा कि यदि हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो हमारा करंट भी बढ़ता है। क्या होता है, वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ाते हैं तो विद्युत धारा भी बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ाते हैं तो विद्युत धारा भी बढ़ता है। तो देखिए कितना बढ़ता है, तो देखिए ये क्या है, ये है आपका समानुपाती, ये है समानुपाती चिन्ह, ये जो दिख रहा है समानुपाती, भी जो है वो समानुपाती है आर का। और जब समानुपाती का चिन्ह हटता है, जो प्रोपोर्शनलिटी है हटता है, तब यहाँ पर आता है एगो आता है यहाँ पर स्थिरांक, जो इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, इसको हम लोग कहते हैं आर, ठीक है। कितना हो गया, आर आई, भी बराबर आई आर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या किया, सीधा इस तरफ कर दिया, उलट दिया थोड़ा सा। तो जो ओम चचा है इसने क्या बताया कि किसी परिपथ में वोल्टेज बढ़ाने से जो है आपका विद्युत धारा भी बढ़ता है। कब, जब उसका तापमान में कोई बदलाव ना हो, तापमान परिवर्तन ना करे, तब। ये किसका नियम है, ये ओम का नियम है। और यहाँ पर आर क्या है बच्चों, तो ये जो आर है ये है प्रतिरोध है, ये प्रतिरोधक है। आर क्या है, प्रतिरोधक है। और यहाँ पर भी क्या है, भी है विभवांतर। और आई क्या है, विद्युत धारा, आई है विद्युत धारा, ठीक है। ओम का नियम आपको समझ में आ गया। और हम लोग देखते हैं प्रतिरोधक क्या होता है। अगला टॉपिक वही है कि प्रतिरोधक क्या होता है। तो देखिए प्रतिरोधक
प्रतिरोधक को हम लोग आर से लिखते हैं, प्रतिरोधक को हम लोग आर से लिखते हैं, ठीक है। और ये जो आर प्रतिरोधक है, ये जो आर प्रतिरोधक है, ये तार का लंबाई बढ़ने से आर बढ़ता है। मतलब ये देखिए, इस चिन्ह का मतलब क्या हुआ, इधर वाला बढ़ेगा तो इधर वाला बढ़ेगा, मतलब इधर वाला बढ़ेगा तो इधर वाला बढ़ेगा। जैसे अभी हम लोग वी वाला देखे तो ओम का नियम है, इधर बढ़ा वोल्टेज तो करंट भी बढ़ा, इधर विभवांतर बढ़ा तो इधर विद्युत धारा भी बढ़ा। इसी प्रकार यहाँ पर आर प्रतिरोधक बढ़ेगा कब, जब लेंथ बढ़ेगा, जब तार का लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोधक बढ़ेगा। प्रतिरोध क्या होता है, किसी भी तार का विरोध करने की क्षमता, विद्युत धारा को विरोध करने का जो उसमें रहता है क्षमता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए आर जो है, ये का लंबाई बढ़ने से आर बढ़ता है, लेकिन एरिया बढ़ने से, क्षेत्रफल बढ़ने से आर घटता है। देखिए जब बट्टा के नीचे आ जाए ना, ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसका, ये जो समानुपाती का साइन है, बट्टा के नीचे आ जाए मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और यदि ये बढ़ा तो ये घटा, मतलब उल्टा होगा, उल्टा होगा। अभी ऊपर ऊपर में दोनों आए, मतलब ये क्या होगा, दोनों बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अब देखिए यदि दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग क्या करें, इसको आगे सॉल्व करें तो कितना आएगा, ऊपर ये है नीचे ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पर भी ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है, ये समानुपाती का है, अनुक्रमानुपाती का साइन है, इसको हटाने से यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, वो अचर आता है, तो वो यहाँ पर स्थिरांक आता है, इसको हम लोग बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं, रो। और रो एल बटा ये बन गया, मतलब आर का फॉर्मूला आपका क्या बन गया, रो एल बटा ये बन गया। यहाँ पर एल क्या है, तो एल है तार की लंबाई, ये क्या है, तार का एरिया, कौन एरिया, उसका ये वाला, मान लीजिए तार है तो ये वाला एरिया, यहाँ वाला ये है तार का एरिया, ठीक है। और ये एरिया क्या है, तार का ए वाला यूनिट का जो क्षेत्रफल है वही है तार का एरिया, ये तार का क्षेत्रफल। अब देखते हैं यहाँ पर एक चीज और आ गया, ये रो क्या है, ये रो जो है वही है क्या, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता जो हम लोग का आगे वाला टॉपिक है। अब पढ़ते हैं प्रतिरोधकता क्या होता है। इसको पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो आर है इसका एस आई मात्रक क्या होता है, आर है इसका एस आई मात्रक क्या होता है। तो इसका एस आई मात्रक होता है ओम, क्या होता है, ओम, जिसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से, जिसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, आर का एस आई मात्रक आपका ओम हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रतिरोधकता, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या होता है, प्रतिरोधकता, देखिए बच्चों प्रतिरोधकता क्या है, तो प्रतिरोधकता को हम लोग लिखे हैं रो, और ये रो क्या होता है, ये जो है तार के लंबाई उसका एरिया क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है, ये जो है सिर्फ और सिर्फ तार का मटेरियल पर, कि कॉपर का तार है कि एल्यूमिनियम का तार है कि लोहा का तार है, कौन तार है वही पर डिपेंड करता है। ये जो है उसका ना लंबाई पर डिपेंड करता है ना उसका क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। और इसका बराबर कितना होता है, आगे हम लोग पढ़े, आर बराबर होता है रो एल बटा ये। तो देखिए इसको पकड़ लें तो ये वाला इधर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, देखिए आर ए इक्वल टू हो जाएगा रो एल, आर चल जाएगा इधर, देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1, इसको करेंगे कितने गुना, मतलब ए वाला इधर चल जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका रो बराबर आर ए बटा एल, ठीक है। मतलब रो बराबर कितना आ गया, आर ए बटा एल, देखिए रो बराबर आ गया आर ए बटा एल। इसको आर रखने का तरीका क्या है बच्चों बताते हैं, एक ट्रिक बताते हैं आपको, कभी नहीं भूलोगे। आर इक्वल टू होता है रो ले, आर इक्वल टू रो ले, रो ले, रो एल अपन ये, आर इक्वल टू रो एल बटा ए, आर इक्वल टू रो एल बटा ये, आर बराबर रो ले, प्रतिरोधक बराबर रो ले, और रो बराबर क्या था, आर अपन एल राल, आर अपन एल राल। अब देखिए जिस प्रकार इसका जो था मात्रा, किसका, आर का, प्रतिरोधक का ऐसा मात्रा क्या था, ओम था, ओम, जिसको हम लोग इस तरह से लिखें। इसका ऐसा मात्रा क्या, कैसे निकालेंगे, तो देखिए आर का ऐसा मात्रा क्या होता है ओम, और ये एरिया है, मतलब ये क्या है, एरिया है, क्षेत्रफल है, तो इसका ऐसा मतलब होता है मीटर स्क्वायर, और एल है इसका भी होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। एल है इसका होता है मीटर, क्योंकि लंबाई का मीटर होता है, क्षेत्रफल का एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है। तो 1 मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया तो कितना बचा, ओम मीटर बचा, मतलब इसका जो है प्रतिरोधकता का ये ऐसा मतलब क्या है, ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर। अब देखते हैं हम लोग कि प्रतिरोधक और प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है, ठीक है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है, तो देखिए प्रतिरोध, प्रतिरोधक और प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। देखिए प्रतिरोध जो है, प्रतिरोधक जो है उसको हम लोग आर से लिखते हैं, आर बराबर क्या होता है रो एल बट्टा ए, आर बराबर रो ले, आर बराबर रो ले। और प्रतिरोधकता क्या होता है, प्रतिरोधकता होता है रो बराबर आर अपन एल, राल होता है, आर अपन एल। अब देखिए ये किस पर निर्भर करता है, तो ये करता है किस पर, एल पर, आर जो है वो एल पर निर्भर करता है, मतलब लंबाई पर, तार की लंबाई पर, तार की लंबाई पर। और आर किस पर निर्भर करता है, उसका क्षेत्रफल पर, उसका क्षेत्रफल पर। और आर किस पर निर्भर करता है, इसका मटेरियल पर। आर जो है रो पर भी निर्भर करता है, मतलब उसका किसका तार है, कॉपर का है, किसका प्रतिरोधक अलग होगा, तांबा का है, मतलब कॉपर का है और तांबा तो एक ही है, कॉपर तांबा, एल्यूमिनियम का है तो उसका प्रतिरोधक अलग होगा, यदि वो लोहा का है तो उसका प्रतिरोधक अलग होगा, और यदि वो सोना का है तो उसका प्रतिरोधक अलग होगा। मतलब तार का मटेरियल यदि अलग है तो क्या होगा, प्रतिरोधक अलग होगा, मतलब इस पर भी निर्भर करता है। ये क्या है, प्रकृति, प्रकृति। और देखिए और इस पर निर्भर करता है, एक चीज बताया कि आर जो है वो टेम्परेचर, तापमान पर भी निर्भर करता है। तापमान मतलब टेम्परेचर, मतलब तापमान जब बढ़ जाएगा तो तार में करंट कम जाने लगेगा, तापमान बढ़ने से करंट कम जाने लगेगा। मतलब आर जो है, आर किस पर निर्भर किया, तार की लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, प्रकृति पर और तापमान पर। अब देखते हैं प्रतिरोधकता। अभी हम बताएं बच्चों की रो जो है, रो प्रतिरोधकता, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर करता है, वो है तार की प्रकृति पर। तार का मटेरियल कौन है, कॉपर है कि सोना है, कि सोना है कि
आपका चांदी है कि अलग चीजें कौन कौन तार है, उस पर आपका निर्भर करता है कौन, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता सिर्फ प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। अब हम लोग प्रतिरोधक पढ़ लिए हैं, प्रतिरोधकता पढ़ लिए हैं, अब बचा हम लोग क्या, प्रतिरोधक का संयोजन। ये आपका एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या, प्रतिरोधक का संयोजन, प्रतिरोधक का संयोजन, प्रत्यय अगला है प्रतिरोधक का संयोजन। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपका प्रतिरोधक का संयोजन दो प्रकार का होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम, पहला श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा होता है पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम, जिसको हम लोग एक चीज और बोलते हैं, क्या, उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल यानी समांतर क्रम, समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन। देखिए श्रेणी क्रम क्या आता है, सबसे पहले हम जानते हैं कि आर प्रतिरोधक को कैसे दर्शाते हैं। तो प्रतिरोधक को हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं, इस चिन्ह का मतलब होता है प्रतिरोधक। तो देखिए ये जो प्रतिरोधक है, एक प्रतिरोधक हुआ, दो प्रतिरोधक हुआ, तीन प्रतिरोधक हुआ, इसी तरह आगे बहुत प्रतिरोधक जोड़ सकते हैं। मतलब पहला प्रतिरोधक का पहला छोर को दूसरा प्रतिरोधक के, पहला प्रतिरोधक का दूसरा छोर को दूसरा प्रतिरोधक के पहला छोर के साथ जोड़ दें। ये पहला प्रतिरोधक का दूसरा छोर, ये पहला छोर, ये दूसरा का पहला, एक दूसरा, और तीसरा का पहला और दूसरा, मतलब पहला का दूसरा छोर और दूसरा का पहला छोर, पहला का दूसरा छोर और दूसरा का पहला छोर को आपस में जोड़ दें, या और क्या करें, दूसरा का दूसरा छोर तीसरा का पहला छोर को आपस में जोड़ दें, और इसको जोड़ने से मतलब सीधा सीधे जोड़ दें, एक छोर इसका एक छोर उसका, तो उससे जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम मतलब सीधा। और पार्श्व क्रम क्या होता है, जिसको हम लोग समांतर क्रम बोलते हैं। एक मान लीजिए एक प्रतिरोधक है, एक दूसरा है, एक तीसरा है, इस तरह का, और इसको क्या किया, आपस में ही जोड़ दें, मतलब पहला छोर को पहला साथ और दूसरा छोर को दूसरा साथ। देखिए पहला पहला साथ और दूसरा को दूसरा साथ, ठीक है। ये क्या है, ये है सेल, जिसको कहते हैं बैटरी, बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी लगा दिए, ये जो बड़ा वाला प्लस है छोटा वाला माइनस, इसमें एक स्विच भी लगा देते हैं, लगा दिए, स्विच भी लगा दिए, इसका मतलब होता है स्विच। और देखिए बच्चों, इसका जो है मान लीजिए पहला जो है वो R1 है प्रतिरोधक, और दूसरा है वो R2 है, तीसरा है R3 है, और इसमें जो करंट जा रहा है वो कितना है, I है, विद्युत धारा I है। इसका मान लीजिए पहला R1, ठीक है, इसका दूसरा है R2 और तीसरा है R3, और इसमें विद्युत धारा जा रहा है I। तो देखिए इसमें जो विद्युत धारा है तीनों में क्या होगा, बट जाएगा, तीनों में बट, यहाँ पर I1, यहाँ पर I2 और यहाँ पर I3, और इसका जो V, यहाँ मान लीजिए इसका वोल्टेज V है, इसका वोल्टेज V है, इसका विभवांतर V है, ठीक है। तो ये जो तीनों तार है इसका विभवांतर सेम ही रहेगा, मतलब ये भी और ये भी रहेगा। यहाँ पर देखिए इसका विद्युत धारा सेम रहेगा, मतलब यहाँ आई है, यहाँ पर भी आई रहेगा, यहाँ पर भी आएगा, लेकिन इसका जो विभवांतर है वो चेंज होगा, यहाँ पर V1, यहाँ पर V2, यहाँ पर V3 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका जो है R1, R2 और R3 तीनों को संयोजन करने पर जब इसका हम लोग करेंगे डेरिवेशन, तो आप लोग को कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट, मतलब टोटल R, तीनों को R को जोड़ने पर कितना आएगा, वो आपका आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब सीधा सीधी आप लोग को क्या समझना है कि यदि तीन प्रतिरोधक को हम लोग जोड़ रहे हैं आपस में श्रेणी क्रम में, तो उसका संयोजन मतलब कुल प्रतिरोधक निकालने के लिए क्या करो, तीनों प्रतिरोधकों का मान को जोड़ दो, चार को चारों को जोड़ दो, पांच को पांचों को जोड़ दो, सीधा सीधे जोड़ दो। और देखिए यहाँ पर इसमें क्या करना है, इसमें देखिए टोटल प्रतिरोध निकालने के लिए 1/R इक्विवेलेंट मतलब कुल प्रतिरोध। ये क्या है, कुल प्रतिरोध, ये कुल प्रतिरोध है जिसको हम बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध। कितना होगा, 1 करना पड़ेगा, 1/R1, 1/R2 और 1/R3 करना पड़ेगा, ठीक है, 1/R1, 1/R2 और 1/R3। अब देखते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, जो आपको आज रखना ही रखना है, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन धड़ाधड़ बने, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिससे धड़ाधड़ बने। तो देखिए क्या है बात, इसका देखिए सबसे पहले इसका हम लिख लेते हैं, ठीक है। क्या होता था, R इक्विवेलेंट कुल प्रतिरोध, इसका R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये क्या है, R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये अनंत तक हो सकता है, मतलब ये आगे बहुत तक हो सकता है, ये भी बहुत तक, R3 तक ही ये जरूरी नहीं है। ये हो गया इसका मेन फॉर्मूला, ठीक है। इसका पहले जो पढ़े यदि वो समझ में ना आए तो उससे कोई दिक्कत नहीं, यदि आपको उतना समझ में नहीं आएगा तो अगर नहीं पढ़े पहले तब इसको डिटेल में समझने के लिए आपको एक लॉन्ग वीडियो बनाना पड़ेगा। इसीलिए देखिए यहाँ पर आप यही समझिए, इससे पहले वाला जो हम अभी समझाए थे फिगर छाप के, अभी वाला नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी जो समझा रहे हैं इसको आप ध्यान से देखिए। सीधा सीधा क्या करना है, तीन को प्रतिरोध दिया है R1 और R2 R3 का मान, और श्रेणी क्रम में पूछा है तो तीनों का मान जोड़ दीजिए, उसका कुल प्रतिरोध निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, पार्श्व क्रम में अभी तीन प्रतिरोध दिया है तो इसमें क्या करना है, तीनों का 1/R1, 1/R2 और 1/R3, मतलब R1 पे पहला प्रतिरोध का मान रखिए, R2 पे दूसरा प्रतिरोध का मान रखिए, और R3 पे तीसरा प्रतिरोध का मान रखिए, तब उसका कुल प्रतिरोध निकल जाएगा, ये वाला फॉर्मूला से आपका। अब देखिए नोट पॉइंट्स पूछे, नोट मतलब जरूरी बात। क्या जरूरी बात, कि यदि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर REN बराबर, मतलब सभी प्रतिरोधकों की संख्या कितना है आपका R ही है, बराबर है। मान लीजिए जितना भी प्रतिरोधक दिया आपका सबका मान बराबर है, ठीक है। मान लीजिए 10 ओम है तो 10 ओम का 10 ओम का 10 ओम का तीन प्रतिरोधक है, एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। किस तरह का, मान लीजिए R1 बराबर भी है 10 ओम, और R2 बराबर भी 10 ओम, और R3 बराबर भी है 10 ओम, ठीक है। मतलब सबका क्या समान है, तब आपका कुल प्रतिरोधक कैसे निकलेगा, R इक्विवेलेंट बराबर सीधा सीधी N गुना R, ठीक है। यहाँ पर EN क्या है, तो EN यहाँ पर है आपका प्रतिरोधकों की संख्या है, तीन प्रतिरोधक है R1, R2 और R3, कितना 3 है, तो कैसे निकलेगा इसका R इक्विवेलेंट, तो EN × R, EN का मान कितना है 3 है, और R मतलब R यहाँ पर क्या है, किसी एक का प्रतिरोधक, किसी एक का प्रतिरोधक, प्रतिरोधक
मतलब किसी एक का, मतलब इनमें से 10 10 सबका तो 10 है, किसी एक का ले लो 10, तो 3 दे 30, आपका 30 आंसर हो जाएगा इस तरह का। मतलब आपको सीधा सीधी क्या बात याद रखना है, सीधा सीधी आपको बात याद रखना है क्या, कि यदि R1 R2 R3 Rn R पांचों को है और सबका मान बराबर है, तो इसको क्या करना है, जितना है R क्या को मान लीजिए 5 को है, तो यानी 5 भरिए, और R का मान लीजिए वहां 20 है, 20 हो तो वहां 20 भरिए, तो 20 25 100 हो जाएगा इसका टोटल प्रतिरोधक। यानी क्या है यहाँ पर, प्रतिरोधकों की संख्या, प्रतिरोधक की संख्या, और यार क्या है, किसी एक प्रतिरोधक, किसी एक प्रतिरोधक का मान, ठीक है, एक प्रतिरोधक का मान। इसी प्रकार इसमें देखते हैं, इसका भी एक नोट पॉइंट है, मतलब जरूरी बात है। इसका जरूरी बात क्या है कि 1/R1 1/R2 1/R3 करते करते रहेंगे। इसका हम लोग का एक शॉर्ट फॉर्मूला भी जब पता रहेगा तो इस तरह हम लोग क्यों करेंगे, तो शॉर्ट फॉर्मूला आपको हम बताते हैं क्या होता है। जिस प्रकार इसका था R इक्विवेलेंट बराबर N into R, इसका क्या होता है R इक्विवेलेंट मतलब कुल प्रतिरोधक इसका कैसे निकलेगा, R बटा N। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, N into R मतलब प्रतिरोधक इसका कुल बढ़ रहा है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक का मान बढ़ता है जोड़ने से, ठीक है, अब पांचवें क्रम में प्रतिरोधक का मान घटता है, तो यहाँ हो जाएगा R बटा N। मान लीजिए कुल प्रतिरोधक है 5 और पांचों का मान है 5 ओम, तो आपका कितना हो जाएगा, तो पांचों का मान है 5 ओम और 5 गुणा मतलब R बराबर 5 ओम दिया है और पांचों का मान है 55, तो कितना आ जाएगा कुल प्रतिरोधक 1 ओम आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं किसमें, अब हम लोग आते हैं, देखिए अब हम लोग पढ़ चुके हैं आवेश, विद्युत धारा, विभवांतर, ओम का नियम, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधक का संयोजन भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं विद्युत ऊष्मा में। अब आते हैं विद्युत ऊष्मा में। विद्युत ऊष्मा क्या होता है, तो देखिए विद्युत जो ऊष्मा होता है, विद्युत ऊष्मा जो होता है, ऊष्मा वो आपका होता है, उसको हम लोग EH से लिखते हैं, किसे EH से, और ये किसके बराबर होता है, I² RT। विद्युत ऊष्मा क्या होता है, आप देखे होंगे कि ज्यादा देर तार में करंट जाने से तार क्या होता है, गर्म हो जाता है, तो वही जो ऊष्मा उत्पन्न होता है ना, वही विद्युत ऊष्मा है, ठीक है। तार में ज्यादा करंट प्रवाहित होने से, ज्यादा विद्युत धारा ज्यादा देर तक जाने से जो ऊष्मा उत्पन्न होता है वही विद्युत ऊष्मा है, और वो क्या होता है, करंट का स्क्वायर का गुना और R प्रतिरोधक और T समय, मतलब जितना ज्यादा देर, ये देखिए सब ऊपर है, मतलब EH जो है वो समानुपाती I² का भी, EH जो है R का भी और EH जो है T का भी, मतलब अधिक तार में ज्यादा करंट जा रहा है तो सब ऊष्मा मतलब उसका हीट वो ज्यादा बढ़ेगा। अधिक तार का प्रतिरोधक क्या है, ज्यादा है, ऐसा तार है जिसमें ज्यादा विद्युत धारा अच्छा से प्रवाहित नहीं होता तो उसका ऊष्मा मान और अधिक होगा। तो ऐसा तार देखिए T समय है, ठीक है, समय मतलब जितना ज्यादा देर उसमें करंट पार होगा उतना ज्यादा वो गर्म होगा, मतलब IH जो है क्या है, तीनों का है समानुपाती, तीनों का है अनुक्रमानुपाती, ठीक है। EH बराबर फॉर्मूला रखना I² RT होता है। अब आते हैं दूसरा क्या है, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति देखिए बच्चों, विद्युत शक्ति को हम लिखते हैं पापी से, P क्यों लिखा है, क्योंकि P मतलब होता है पावर, विद्युत शक्ति इसको पावर बोलते हैं, EH मतलब होता है हीट, ठीक है। इसको क्या, इसका क्या होता है, V into I होता है, इसका V into I मतलब विद्युत शक्ति क्या है, विद्युत विभवांतर और विद्युत धारा का गुणनफल है। अब देखिए हम लोग V into I को देखिए, V बराबर यहाँ पे एक चीज, V बराबर होता है I R होता है, ओम का नियम से हम लोग पढ़े V बराबर I R, ठीक है, तो V बराबर I R लिख दिए, गुना एक तो I वहां पर है, तो देखिए I into I² R हो गया, मतलब P का एक और मान आ गया क्या, I² R आ गया। और आगे बढ़े तो I² I बराबर देखिए यहाँ पर V बराबर I R है, तो I बराबर क्या जाएगा, R बटा I बराबर क्या जाएगा, यहाँ पर V बटा R हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए I के जगह हम लोग V बटा R भी लिख सकते हैं, स्क्वायर लगा हुआ, स्क्वायर लगा दिए, R कर दिए, मतलब V² बटा R हो गया गुना, देखिए यहाँ पर स्क्वायर मतलब दोनों में है, ऊपर वाला भी नीचे वाला, मतलब V² बटा R² गुना R को R से काट दिए तो कितना आ गया, V² बटा R, मतलब P का मान है वो R आ गया क्या, V² बटा R, P का मान I² बटा R और P का मान वो है V बटा I। ये आपका मॉडल सेट में क्वेश्चन दिया है, ये आपका एग्जाम के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए Q का तीनों मान आपको आज रखना ही रखना है। अब देखते हैं सबका ये ऐसा मात्रक, जिस प्रकार ये सब कैसे मात्रक देखें उसी प्रकार इसका ऐसा मात्रक, तो देखिए हीट का जो ऐसा मात्रक होता है बच्चों, हीट का होता है जूल, और ये जो शक्ति है इसका होता है वाट, इसका होता है वाट, और ये जो पावर है भी शक्ति है, इसका भी वाट वाट वाट, तो क्या होगा वाट, वाट को हम लिखते हैं W से। अब देखते हैं, देखिए अब इसका एक और ऐसा मात्रक निकालना चाहिए, कैसे निकालेंगे, I का क्या होता है एम्पियर स्क्वायर और R का ओम और T का सेकेंड, तो क्या आ गया एम्पियर ओम एम्पियर सेकेंड, ठीक है। यही किसके बराबर है, जूल के बराबर है, यही जूल के बराबर है, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम लोग आते हैं, एक चीज और बच गया, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा यहीं पर ले लेते हैं, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा जो होता है वो आपका होता है पावर को समय से भागा दे दो तो वही क्या है, विद्युत ऊर्जा है। पावर को यदि आप समय से भागा दे देते हो, मतलब कार्य करने की पावर को समय से गुना कर देंगे तो वो हो जाएगा विद्युत ऊर्जा आपका हो जाएगा। अब देखिए विद्युत ऊर्जा क्या है, पावर को समय से गुना किए, मतलब ये क्या है, विद्युत शक्ति, शक्ति और समय का है गुणनफल है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा क्या है, शक्ति और समय का गुणनफल, और इसका ऐसा मतलब आपका रखना उसको होता है जूल, वो क्या होता है, जूल होता है। विद्युत ऊर्जा कैसे मतलब जूल होता है, ओके, ऊर्जा है, ऊर्जा कैसे मतलब और हीट मतलब उष्मा कैसे मतलब भी जूल होता है। ये एक बात आपको और लास्ट याद रखना है, वो क्या है, उस सबसे ज्यादा दी आई है नोट करके, कि विद्युत का जो बल्ब होता है उसमें टंगस्टन होता है, विद्युत बल्ब में टंगस्टन होता है। कौन सा, टंगस्टन। टंगस्टन एक ऐसा धातु है जिसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है, कितना होता है 3380 डिग्री सी, मतलब 3380 डिग्री सेल्सियस पर यह गलेगा, मतलब एक ऐसा मेटल है, एक ऐसा धातु है जो जल्दी पिघलेगा नहीं,
इसीलिए इस पर ज्यादा हीट यदि करे तो विद्युत बल्ब में देखिए बल्ब जलता हीट होता है, तो हीट होने से उसका जो मेटल है वो धातु गले नहीं और वो ज्यादा उष्मा उसमें उत्पन्न हो और इससे ज्यादा लाइट हो, इसलिए उसमें क्या उपयोग किया जाता है टंगस्टन का, टंगस्टन धातु का। ठीक है, इसका गलनांक क्या होता है? उच्च गलनांक होता है, इसका गलनांक उच्च होता है, याद रखना आपको, उच्च गलनांक। तो एक चीज और आप लोग ध्यान में रखिए कि ये किलो वाट घंटा क्या है, तो 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, मतलब 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल को हम लोग 1 किलो वाट घंटा बोलते हैं। और 1 किलो वाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट। मतलब आप लोग के घर में जो बिजली का बिल आता है 1 यूनिट, वो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर है। ये जो क्या ऊर्जा का मात्रक है, और ये भी ऊर्जा का ही मात्रक है, ये भी ऊर्जा का ही मात्रक है। ठीक है, ये बहुत बड़ा मात्रक है और ये छोटा मात्रक है। ठीक है, बहुत बड़ा इसलिए क्योंकि जो घर में बिजली का बिल आता है जूल में आने लगे तो आपका घर में इतना बिजली का बिल हो जाएगा कि आप भर नहीं सकते। अब देखिए आपका जब 3.6 गुना 10 के पावर 6 इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना? 36 लाख जूल। मतलब ये जो 36 लाख जूल है, जब होता है आपका घर में 36 लाख जूल ऊर्जा आपके मीटर में, तब जाकर के 1 यूनिट होता है। मतलब 36 लाख जूल आप बल्ब जलाएंगे उतना एनर्जी तक, तब 1 यूनिट होता है। आप सोचिए कितना ऊर्जा यूज करने के बाद 1 यूनिट होता है। अब आपको यही याद रखना है कि 1 यूनिट बराबर इतना होता है। ठीक है।